नमस्कार। आज अपन भौतिकी के एक बहुत दिलचस्प टॉपिक पर बात करेंगे, मोशन इन अ प्लेन, या कहें तो समतल में गति। और हमारा मकसद है कि इन सब से जो मेन कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हें एकदम साफ कर लें, खास तौर पर वेक्टर्स यानी सदिश, फिर वो प्रोजेक्टाइल मोशन है और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कोशिश यही रहेगी कि ये जो थोड़े मुश्किल लगने वाले टॉपिक्स हैं ना, वो आसानी से समझ में आ जाए। बिल्कुल, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, ये स्केलर्स और वेक्टर्स क्या बला हैं, इनमें फर्क क्या है? हाँ, ये बेसिक है पर जरूरी है। देखिए, स्केलर्स यानी अदिश राशियां, उनमें सिर्फ परिमाण होता है, मतलब सिर्फ वैल्यू, मैग्नीट्यूड। जैसे दूरी है या चाल है, स्पीड। ओके, सिर्फ नंबर। हाँ, लेकिन वेक्टर्स में, मतलब सदिश राशियों में, परिमाण के साथ साथ दिशा, डायरेक्शन भी होती है, जैसे विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, या वेग, वेलोसिटी, या फिर बल, फोर्स। अच्छा। और इनको दिखाने के लिए हम तीर, मतलब एरो का इस्तेमाल करते हैं। और अगर 2D प्लेन की बात करें तो दिशा बताने के लिए यूनिट वेक्टर्स होते हैं, आई कैप और जे कैप। हाँ, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वाले। जी। और इन वेक्टर्स को उनके घटकों, मतलब कंपोनेंट्स में तोड़ना भी काफी काम आता है ना? बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है। जैसे कोई वेक्टर ए है और उसका किसी लाइन से एंगल थीटा बन रहा है, तो उस एंगल से सटा हुआ, मतलब पास वाला कंपोनेंट होगा ए कॉस थीटा। अच्छा, कॉस वाला? हाँ, और एंगल से दूर वाला कंपोनेंट होगा ए साइन थीटा। ये जरूरी नहीं कि ये एक्स या वाई ही हो, किसी भी दिशा के साथ देख सकते हैं। समझ गया। और वेक्टर्स को जोड़ने के तरीके, वो ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ? हाँ, वो ग्राफिकल तरीके हैं, लेकिन जो ज्यादा काम का और सटीक है वो है एनालिटिकल मेथड, विश्लेषणात्मक विधि। उसमें अगर दो वेक्टर्स ए और बी हैं और उनके बीच एंगल थीटा है, तो उनके रिजल्टेंट, मतलब परिणामी आर का परिमाण होता है रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये 2ab cos थीटा वाली टर्म एंगल पर डिपेंड करती है। एग्जैक्टली। और गुणा करने के भी दो तरीके हैं वेक्टर्स में। एक है डॉट प्रोडक्ट, a डॉट b इज इक्वल टू ab cos थीटा। हाँ, और इसका रिजल्ट एक स्केलर होता है, मतलब एक नंबर, कोई दिशा नहीं। और दूसरा है क्रॉस प्रोडक्ट, a क्रॉस b। इसका रिजल्ट एक नया वेक्टर होता है। अच्छा, वेक्टर। हाँ, और इसकी दिशा a और b दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर होती है, लंबवत। वाह, ये तो काफी इंटरेस्टिंग है। चलिए अब आते हैं असली मुद्दे पर, मोशन इन अ प्लेन, समतल में गति। हाँ, तो इसकी सबसे खास बात यह है कि 2D मोशन को हम दो अलग अलग 1D मोशन की तरह देख सकते हैं। मतलब एक्स डायरेक्शन की मोशन अलग, वाई डायरेक्शन की मोशन अलग। ये दोनों एक साथ हो रही हैं, पर एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करती। अच्छा, इंडिपेंडेंट है। बिल्कुल, बस एक ही चीज है जो दोनों को जोड़ती है, वो है समय दोनों के लिए कॉमन है। ओके, तो जैसे पोजीशन बताने के लिए हम पोजीशन वेक्टर यूज करते हैं, r इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। हाँ, और वेलोसिटी के लिए v इज इक्वल टू dr dt, मतलब पोजीशन वेक्टर का टाइम डेरिवेटिव। और एक्सेलरेशन के लिए a इज इक्वल टू dv dt, वेलोसिटी वेक्टर का टाइम डेरिवेटिव। ये सब वेक्टर क्वांटिटीज हैं। ठीक है, अब इसका एक क्लासिक एग्जांपल लेते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेप्य गति, जैसे कोई गेंद फेंकी या भाला फेंका। हाँ, बिल्कुल। मान लीजिए किसी चीज को हमने शुरुआती वेग u से फेंका, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर, तो उसका रास्ता कैसा होता है? उसका रास्ता होता है परवलयाकार, पैराबोलिक। क्यों? क्योंकि इसमें दो गतियां एक साथ हो रही हैं। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखिए तो वेलोसिटी का कंपोनेंट है u cos थीटा। अगर हम हवा के रेजिस्टेंस को इग्नोर करें तो इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं, कोई एक्सेलरेशन नहीं, तो ये वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। अच्छा, हॉरिजॉन्टल स्पीड सेम रहती है। हाँ, लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में क्या है? ग्रेविटी है, गुरुत्वाकर्षण, नीचे की तरफ, मतलब एक्सेलरेशन है, g। तो वर्टिकल वेलोसिटी लगातार बदलती रहती है। शुरू में ऊपर जाते हुए कम होती है, टॉप पर 0 होती है, फिर नीचे आते हुए बढ़ती है। ओके, और इन दोनों मोशंस का कॉम्बिनेशन ही वो पैराबोलिक पाथ बनाता है। बिल्कुल, और इसी से हम कुछ जरूरी चीजें निकालते हैं, जैसे टाइम ऑफ फ्लाइट t, कितनी देर हवा में रहा, t इज इक्वल टू 2u sin थीटा g। सही। फिर मैक्सिमम हाइट h, कितनी ऊंचाई तक गया, h इज इक्वल टू u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g।
और रेंज R मतलब हॉरिजॉन्टली कितनी दूर जाकर गिरा। R इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ये सबसे ज्यादा कब होती है? मैक्सिमम रेंज मिलती है 45 डिग्री के एंगल पर। साइन 2 थीटा तब 1 हो जाता है। अच्छा, और एक बात और थी ना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाली। हाँ, कि अगर दो एंगल्स का जोड़ 90 डिग्री हो, जैसे 30 और 60, तो उनके लिए रेंज सेम होगी। इंटरेस्टिंग। एक इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री भी होती है शायद। हाँ, y इज इक्वल टू x tan थीटा gx स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये बिना टाइम जाने x और y पोजीशन में रिलेशन बताती है। ठीक है, अब दूसरा टाइप का मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक समान वृत्तीय गति। इसमें कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कल में एक कांस्टेंट स्पीड से घूमता है। यहां ध्यान देना है, स्पीड कांस्टेंट है पर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर है। स्पीड तो सेम है, पर उसकी दिशा लगातार बदल रही है, हर पॉइंट पर टेंजेंट की तरफ। और अगर वेलोसिटी बदल रही है, चाहे सिर्फ दिशा ही क्यों ना बदले, तो एक्सेलरेशन जरूर होगा, त्वरण होगा। इस एक्सेलरेशन को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, अभी केंद्रीय त्वरण। a0 x0 x82 x09c इज इक्वल टू v स्क्वायर r या ओमेगा स्क्वायर r। v स्पीड है, r रेडियस है, और ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय वेग। और इस सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन की दिशा किधर होती है? हमेशा सर्कल के सेंटर की तरफ, केंद्र की ओर। तो ये स्पीड नहीं बदलता? नहीं, ये सिर्फ डायरेक्शन बदलता है। ऑब्जेक्ट को मोड़ने के लिए जरूरी है ये। जैसे गाड़ी जब मोड़ लेती है, तो टायर्स और सड़क के बीच का फ्रिक्शन ये सेंट्रिपिटल फोर्स देता है, जिससे सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन पैदा होता है। समझ गया। अब आखिर में एक छोटा सा टॉपिक, रिलेटिव वेलोसिटी, सापेक्ष वेग। हाँ, संक्षेप में अगर a का वेग b के रेस्पेक्ट में देखना है, तो वो होता है v0 ax20 x820 x900 x20 x820 x8b इज इक्वल टू v0 ax। ये वेक्टर्स का सब्सट्रैक्शन है। मतलब एक के फ्रेम से दूसरे को देखना। बिल्कुल। ये जैसे नदी पार करती नाव या बारिश की बूंदें तिरछी क्यों गिरती दिखती हैं, उन सब प्रॉब्लम्स में काम आता है। बहुत बढ़िया। तो हमने देखा कि कैसे वेक्टर्स का इस्तेमाल करके 2D मोशन को, चाहे वो प्रोजेक्टाइल हो या सर्कुलर, हम समझ सकते हैं। बेसिकली कॉम्प्लेक्स मोशन को सिंपल पार्ट्स में तोड़ा जा सकता है। तो इन सब का निचोड़ क्या निकला? निचोड़ यही है कि वेक्टर्स असल में मोशन को डिस्क्राइब करने की भाषा हैं, खासकर जब दिशा का रोल अहम हो। ये एक बहुत पावरफुल टूल है फिजिक्स में। सही कहा। पर एक बात याद रखने की है, हमने अपने पूरे डिस्कशन में, खासकर प्रोजेक्टाइल मोशन में, हवा के प्रतिरोध, एयर रेजिस्टेंस को नजरअंदाज किया है। हाँ, वो तो आइडियल केस था। वो होता है, वो इस प्रोजेक्टाइल के रास्ते को, उसके पैराबोलिक पाथ को कैसे बदलेगा? क्या वो तब भी परफेक्ट पैराबोला रहेगा? शायद नहीं। वो शायद थोड़ा छोटा और कम सिमेट्रिक हो जाएगा। बिल्कुल। इस पर सोचने से इस टॉपिक की समझ और गहरी होगी।